Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Kai. In this session, we'll be taking care of the important questions from the chapter Gravitation. Let's begin with the question number 1. जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बेटा, आपको पूछा जाएगा डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या हाइट के बजाय ऑल्टीट्यूड टर्म भी यूज हो सकती है। तो इसमें हमें क्या देखना है बेटा, नंबर 1 हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ क्या होगा, और दूसरी बात बेटा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैथमेटिकल पार्ट जहां पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करेंगे बेटा एट सम हाइट। हैव अ लुक माय पीपल। देखिए बेटा, अगर हम अर्थ को ट्रीट करेंगे एज ए परफेक्ट स्फीयर, ये बेटा अपनी अर्थ, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये है पॉइंट बेटा सरफेस वाला पॉइंट जहां पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मानेंगे। यहां से यहां तक, सेंटर से लेकर बेटा सरफेस तक जो हमारी डिस्टेंस है, वेरी सिंपल एंड फंडामेंटल, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम सरफेस से जाएंगे बेटा किसी लोकेशन पॉइंट पी पे, सच दैट हमारी हाइट फ्रॉम द सरफेस बेटा वो मैं स्मॉल एच मानूंगा, और वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। The distance from the center, let's take that my dear small r. It is clear from the given situation, अपना small r जो है that is equal to the r plus h. Small r है बेटा एक पॉइंट की दूरी from the center of the earth, या तो हम बताएंगे बेटा the point is at a height of h. अब देखिएगा बेटा, with height के साथ क्या होगा बेटा, जब हम अर्थ की सरफेस से बेटा ऊपर जाते हैं, हमारी दूरी जो है दैट इज आर माय डियर फ्रॉम द सेंटर वो बढ़ जाती है। द फोर्स इन्वॉल्व्ड इन द गिवन सिचुएशन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एंड दैट फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। जब आर बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो कम हो जाएगा बेटा। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी कम हो जाएगी। तो एक बात तो क्लियर, और यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि विथ हाइट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बेटा क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, वो फॉल हो रही है, वो कम हो रही है बेटा। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, मान लीजिए जिस पॉइंट पे हम चले गए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और है, वो जी डैश है बेटा। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हम जी डैश को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ जी। जी डैश है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस, या एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, और जी है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। I will start my business with small g can be written as my people gm upon r square, fundamental result आपके पास। Let's mark this as the equation first. Next हमारा है बेटा g dash, that is acceleration due to gravity at the point P. It can be written as the g capital M. अब सेंटर से हमारी दूरी बेटा जो है वो है बेटा स्मॉल r स्क्वायर। ये रिलेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा एज फार एज द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस इज कंसर्न्ड, और आप देख सकते हैं बेटा फ्रॉम द गिवन रिलेशन g dash is inversely proportional to r square. Further we can put it as g dash is equal to g capital M डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर। डायग्राम से आप देख सकते हो अपना स्मॉल r जो है दैट इज कैपिटल R प्लस h, और इसको मैंने यहां पे भी मेंशन किया पहले ही, तो स्मॉल r के बजाय हम लिख सकते हैं बेटा r प्लस h विद द होल स्क्वायर। लेट मी कॉल दिस एज द इक्वेशन सेकंड। रिक्वायरमेंट क्या है, g डैश को बेटा निकालना है इन टर्म्स ऑफ वी कैन से द g। अब यहां पे आओ, अगर मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन फर्स्ट से, सो आई विल राइट डाउन dividing second by first.
सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड वो बेटा जी डैश है, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड वो अपना जी है, इज इक्वल टू यहां पे बेटा सेकेंड का राइट हैंड साइड gm, it is gm divided by, it is my people r plus h with the whole square, whole divide by, इसको डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट का राइट हैंड साइड, दैट इज gm by capital R square, it is gm by capital R square. अब यहां पे आइए बेटा, वी कैन से बाय बाय टू gm एंड gm, तो ये आएगा बराबर g डैश इज इक्वल टू, ये जो g यहां पे डिनोमिनेटर में है इसको शिफ्ट करेंगे हम बेटा यहां पे, तो ये r स्क्वायर न्यूमरेटर में अपीयर होगा, इट इज r स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर यू आर लेफ्ट विथ r प्लस h विद द होल स्क्वायर. फिलहाल हम इस रिजल्ट पे पहुंचे, बट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो एंड रिजल्ट है वो कुछ डिफरेंट है. मुझे आर स्क्वायर यहां पे नहीं चाहिए, फॉर दैट इन द डिनोमिनेटर हम r को कॉमन निकालेंगे फॉलोड बाय r स्क्वायर. अब यहां पे आइए, have a look. I would like to change the screen. Can you help me in this equation? It is g dash is equal to gr square in the denominator. If I'm not wrong, it was r plus h with the whole square. We can have a cross check, r plus h with the whole square. अब यहां पे आओ, डिनोमिनेटर में मुझे बेटा अगर r को कॉमन निकालना, यहां पे r प्रेजेंट है यहां पे नहीं है, तो आपकी आसानी के लिए what we can do, चलो मैं स्टेप बढ़ाता हूं, नो प्रॉब्लम. g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, यहां पे बेटा मुझे r कॉमन चाहिए, फॉर दैट व्हाट आई विल डू, r एस एच प्लस, इस h वाली टर्म में r प्रेजेंट नहीं है, वी कैन पुट इट एज आर एच डिवाइडेड बाय द r, साथ में आपका स्क्वायर है, यू कैन से बाय बाय टू r एंड r, तो ये वापस आएगा r प्लस एच, दैट इज इजी एंड फंडामेंटल. अब यहां पे आइए, g डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर एज सच डिवाइड बाई, ये r और ये r, ये दो टर्म्स में हम r को कॉमन निकालेंगे, यहां पे बचेगा 1 प्लस और यहां पे बचेगा बेटा h बाय r, तो बेटा इसका आएगा यहां से अपना होल स्क्वायर. वी आर वेरी क्लोज टू द एंड रिजल्ट, हैव अ लुक. वी कैन पुट इट एज g डैश इज इक्वल टू, g डैश इज इक्वल टू, नो चेंज इन द न्यूमरेटर, इट इज जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई r और 1 प्लस एच बाई आर मल्टीप्लीकेशन में साथ में होल स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर अलग अलग दे सकते हैं, यह आएगा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर विद द होल स्क्वायर. अब यहां पे आइए, लेट्स ट्राई टू क्लोज इट माय पीपल. आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, अपना जी डैश आएगा बराबर बेटा जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस h by r with the, we can say, whole square. This is going to be your standard all time favorite, all time fruitful result. ये आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां, जब आप हाइट h पे हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, एंड वेयर स्मॉल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस. अब यहां पे आओ, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिजल्ट, न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस वैलिड फॉर ऑल हाइट्स, चाहे वो स्मॉल हो या बेटा लार्ज हो. अब यहां पे या कभी कभार हाइट की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, हाइट फाइंड करनी पड़ती है, वी हैव नो आइडिया अबाउट द हाइट, यही रिजल्ट हम यूज करेंगे. अब बेटा इसका एक स्पेशल केस है जो बिल्कुल आप बेटा यहां पे मेंशन करेंगे. व्हाट इज द स्पेशल केस, द स्पेशल केस इज, अगर हम उन हाइट्स के साथ डील करते हैं which are smaller in comparison to the radius of the earth, so I can mention it here, if h is much smaller than the radius of the earth, it is up to 5% of the radius of the earth, which comes out to be 320 kilometers. Radius of earth is 6400 kilometers. तो उस केस में क्या होगा, I can mention it here, g dash is equal to g डिवाइड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर विद द होल स्क्वायर. इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, यह आएगा 1 प्लस एच बाय आर, जो पावर यहां पे +2 था वही यहां पे अपीयर होगा -2. इट इज टिपिकली ऑफ द फॉर्म 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर n. बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक स्पेशल केस है, अगर आपके जहन में होगा बेटा फॉर x मच स्मॉलर देन 1 वी एक्सपैंड इट ओनली अप टू 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर n, हम सिर्फ इसको एक्सपैंड करते हैं प्लस अप टू 1 प्लस nx, इट विल बी फॉलोड बाय x स्क्वायर. व्हेन x इज मच स्मॉलर देन 1 x स्क्वायर विल बी मच मच स्मॉलर देन 1, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहां पे आइए बेटा, h is much smaller than the r, which implies h by r will be much smaller than the 1, तो अपना g dash आएगा बराबर उस केस में it is g into 1 plus x raised power n, it is 1 plus nx, it is 1 plus n के बदले -2 और x के बदले अपना h upon r है.
Okay, final result please. G dash is equal to G into 1 plus minus is minus, it is 2h upon r. ये result हम use करेंगे बेटा for those heights which are smaller than the radius of the earth up to 320 किलोमीटर up to 5% of earth. इसके बनते हैं बेटा long answer में भी, at short answer में तो पक्का इसके chances है बेटा. और अगर आपकी नजर है previous year papers पे तो ये question आपको पूछा जाता है. So this was my people effect of height on acceleration due to gravity. Next बेटा, next is effect of depth on acceleration due to gravity. अब यहां पे आइए, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. यहां पे आइए, हैव अ लुक. दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज द सरफेस पॉइंट जहां पे हम एज यूजुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानते हैं बेटा स्मॉल जी, एंड एवरीबडी इज कंफर्टेबल. Small g can be expressed as gm by, we can say, the capital R square. अब यहां पे आइए, हम बेटा इस लोकेशन पे आएंगे फॉर एग्जाम्पल सच दैट हम अर्थ की सरफेस से नीचे आए हैं बाय एन अमाउंट, आई विल से द स्मॉल डी. अब क्वेश्चन है यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, या विद डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ क्या होगा. आइए बेटा इधर, लेट मी ड्रॉ द स्फीयर हियर, हैव अ लुक. ओके, यहां पे आइए. अब बेटा हम नीचे आए बाय एन अमाउंट ऑफ डी, सेंटर से हमारी दूरी जो है बेटा वो है स्मॉल आर के बराबर. एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, सरफेस से लेकर सेंटर तक, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट अर्थ, दिस डिस्टेंस इज आर. सो बेस्ड ऑन दिस स्टफ योर स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर माइनस डी. आई वुड लाइक टू मेंशन इट हियर, इट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट पैरामीटर. यहां पे लिखना चाहूंगा बेटा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस डी. अब क्वेश्चन है यहां पे बेटा, एक तो मैथमेटिकली बिल्कुल बेटा प्रूव कर सकते हैं कि विद डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा. कैसे? विल बी considering the acceleration due to gravity at this location as the g dash, we are going to prove it mathematically that g dash is less than g. दूसरा तरीका इसको बताने का, when you were on the surface, पूरी अर्थ आपको खींच रही थी towards the center, but when you are at this point बेटा, ये जो ये वाला पार्ट है बेटा अर्थ का, it is going to attract you towards the center of the earth. या this part जो है, जब आप यहां पे होंगे सिर्फ ये वाला पार्ट आपको बेटा सेंटर की ओर खींचेगा. अब यहां पे आइए. So first I would like to mention here with depth acceleration due to gravity decreases. अब आइए बेटा इधर, ऑन द सरफेस इट इज जीएम बाय आर स्क्वायर. अब हमें बेटा जब हम यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश देखेंगे, हमें सिर्फ बेटा ये वाला पार्ट कंसीडर करना होगा. अब इस वाले पार्ट का मास निकालने के लिए हम रिजल्ट्स लेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम. आइए बेटा इधर, हैव अ लुक. स्मॉल जी इक्वल जीएम बाय आर स्क्वायर, जो कि सरफेस वाला केस है, इट कैन बी रिटन एज जी बाय आर स्क्वायर. Mass can be written as the density into volume. Treating the earth as a homogeneous sphere, हम मानेंगे density throughout same है बेटा. या we can use the term average density which is total mass by total volume. So mass की जगह density rho और volume of the earth आएगा बेटा 4/3 pi with the capital R cube. ठीक है, which can be written as, it implies to, अपना G जो है वो किसके बराबर आएगा? Can you help me please? We can say bye to r square and cube here. आपके पास क्या बचा? It is 4 pi capital G और एक r, I guess rho भी है वहां पे, तो पहले मैं उसी को लिखना चाहूंगा. It is rho into r and in the denominator you are left with the 3. ये हमारे पास बेटा एक इक्वेशन, I will mark this as the equation first. इसी तरह बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट, जिसको हमने माना बेटा we can say the g dash, वो आएगा g. मान लीजिए बेटा जो ये वाला पार्ट है इसका मास मैं मानूंगा बेटा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, इसका मास मैं मानूंगा बेटा वी कैन से द m डैश. सो इट विल बी g, इस वाले पार्ट का मास हम मानेंगे बेटा m डैश डिवाइडेड बाय जो ये वाला पार्ट है इसका रेडियस जो है वो स्मॉल r है. इट्स माय पीपल वी कैन से द स्मॉल r स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज टू
मास को एक्सप्रेस किया जाए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम, इट इज g बाय स्मॉल r स्क्वायर m डैश, mass is called density into volume, rho volume it is 4/3 pi, इस वाले पार्ट का जो रेडियस है वो स्मॉल r है with the r cube, we can say by 2 r square and cube here, तो आपको g dash जो मिलेगा, if I'm not wrong it will be 4 pi capital G followed by rho, और आपके पास एक small r और डिवाइड बाय आपका 3 है बेटा. So this is going to be the one more equation. I call this as the equation second. Target requirement क्या, G dash को निकालना in terms of G. What is G dash? Acceleration due to gravity. कहां? जब हम बेटा अर्थ के सरफेस से नीचे आते हैं by an amount of, we can say the small d, and small g is acceleration due to gravity on the surface of the planet. अब यहां पे आइए, dividing second by first. So I'll write for you people, just because it's a board examination, we have to mention each and everything. Dividing second by, we can say the first. Second को divide करो first से बेटा. Second का left hand side g dash, first का left hand side अपना g है बेटा. So it's going to be the g dash upon, we can say the g is equal to. यहां पे बहुत सारा स्टफ जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा. इफ यू आर कंफर्टेबल आई वुड लाइक टू फिनिश इट, या लिखो चाहे बोर्ड, चलो बोर्ड एग्जाम है तो सारा मेंशन करेंगे. 4 पाई जी रो, वी आर डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, 4 पाई जी रो आर बाई 3, 4 पाई जी रो आर बाई 3, तो ये होगा दूसरा आपका 4 पाई जी रो कैपिटल R by 3. You can have a check by the way. It is 4 pi g rho R by 3. अब आइए इधर, let's try to have the final result. 4 pi g rho, 4 pi g rho, 3 and 3 will go, इस small g को वहां पे ले जाओ बेटा, so g dash आएगा, small g वहां पे appear होगा बेटा. You are left with what? Small r, and in the denominator you are left with the capital R. यहां पे बेटा इस रिजल्ट की graphical significance, small g is the constant, acceleration due to gravity on the surface of the planet, capital R is the constant. I can mention here g dash is directly proportional to small r. Have a look. अब आइए इधर बेटा यहां से फर्दर, अभी हमने देखा स्मॉल r किसके बराबर है, r माइनस g. यू कैन चेक इट फ्रॉम द डायग्राम. स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R रेडियस माइनस g, इधर मेंशन भी किया बेटा. तो अपना g dash जो है, जो रिजल्ट यहां पे आपको आएगा बेटा, g dash इज इक्वल टू g स्मॉल r के बदले r माइनस d, इट इज r माइनस d, इन द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग द कैपिटल R, या g dash इज इक्वल टू g इनटू r को भी डिवाइड है, स्मॉल d को भी, r अपॉन r विल बी 1 माइनस d अपॉन r. दिस इज गोइंग टू बी द एंड रिजल्ट, जो फेमस है, जो इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज वेल. अब यहां पे आइए बेटा, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d, ठीक है. पहली बात, लेट्स कैलकुलेट एट द सेंटर. जब हम सेंटर की बात करते हैं बेटा, इधर व्हेन यू वर एट दिस पॉइंट, आपकी डेप्थ सरफेस है स्मॉल डी. अब नीचे आइए, आपकी डेप्थ जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे बिल्कुल रेडियस के बराबर आएगा बेटा. सो एट सेंटर वी कैन से द स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल आर. सो जी एट द सेंटर कैन बी रिटन एज, जब स्मॉल डी कैपिटल आर के बराबर आएगा, आर अपॉन आर इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, यू विल एंड विद जी डैश इज इक्वल टू, वी कैन से द 0. और दूसरी बात बेटा जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा, व्हाट इज दैट, जी डैश is equal to g into 1 is g into 1 is what, g minus g d divided by, we can say the r. तो यहां पे बेटा इस प्लस g को अगर मैं शिफ्ट करूंगा, g dash माइनस g is equal to माइनस जी डी बाई आर. तो इसका मतलब ये है, विद डेप्थ d acceleration due to gravity gets decreased by an amount of g r by d. और दूसरी बात बेटा, आपको g dash माइनस g मिल रहा है माइनस टाइम्स g r by d, which signifies that g dash is less than, we can say the g. So with depth बेटा acceleration due to gravity जो है वो फॉल होती है. इसका ग्राफ ऑलवेज इंपॉर्टेंट. तो ग्राफ की आसानी के लिए बेटा मैं यहां पे स्फीयर भी बनाऊंगा आपके लिए, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको. ये एक एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस,
Okay, fine, happy with that. This is the smaller axis, distance from the center, and this is acceleration due to gravity g dash axis. तो यहां पे दोनों का वैल्यू बेटा इट इज द ओरिजिन, सो आर भी आपका यहां पे 0 और जी डैश भी आपका 0. आर भी 0 का मतलब आप सेंटर पे है एंड बिल्कुल वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 0 है. सो एक बात तो पक्की है कि ग्राफ जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. दूसरी बात, दिस पॉइंट आप यहां से भी देख सकते हो, यू आर ऑन द सरफेस, सो दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मींस यू आर ऑन द सरफेस, और सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बेटा स्मॉल जी के बराबर है, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर. अब यहां पे आओ, ये कौन सा पार्ट है? ये डेप्थ वाला पार्ट है, और डेप्थ वाले पार्ट के लिए यहां पे मेंशन किया है जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो ग्राफ हैज टू बी लीनियर, ग्राफ हैज टू बी स्ट्रेट लाइन. हियर वी गो. ऑल राइट, यहां से आपका ग्राफ वो बेटा स्ट्रेट होगा. इट फॉलोज द ट्रेंड दैट जी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. ये डेप्थ वाला केस है बेटा. देन यू आर ऑन द सरफेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीएम बाय आर स्क्वायर. अब ये वाला पार्ट आप सरफेस से बाहर आ रहे हैं तो हाइट का केस बनेगा. हाइट का केस देखा जाए, कैन यू हेल्प मी प्लीज ढूंढो इसको. ये बेटा जी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सो ग्राफ विल बी just like rectangular hyperbola. It is g dash is inversely proportional to r square. For rectangular hyperbola, y is inversely proportional to x, but it is x square, so it will be just like rectangular hyperbola with the different sharpness, with the different curvature. So this was about variation of g, variation of acceleration due to gravity. height वाला केस हमने देखा और डेप्थ वाला केस हमने देखा बेटा. चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. स्टेटमेंट and proof of Kepler's second law and third law. Kepler's laws of planetary motion वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट में आपको बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट के बगैर कुछ नहीं पूछा जाएगा. अगर पूछा जा सकता है तो सिर्फ स्टेटमेंट, लेकिन सेकेंड में प्रूफ और थर्ड में भी आपको प्रूफ भी देखना पड़ता है. और क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के जो चांसेस है वो मैक्सिमम है फ्रॉम वी कैन से द Kepler second law and the third law. चलिए बेटा यहां पे आइए. Suppose this is an elliptical orbit. This is the major axis. ये मानते हैं बेटा ये हमारे पास है सन. ऑल राइट, एट सम इंस्टेंट हम मानेंगे बेटा जो प्लैनेट है वो यहां पे है. सो दिस इज पी फॉर प्लैनेट. अब प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन एज पर द फर्स्ट लॉ इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई. अब यहां पे आओ बेटा, हैव अ लुक. मान लीजिए एट सम इंस्टेंट प्लैनेट जो है वो यहां पे है. सो आई विल ड्रॉ द लाइन बाय जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट. अब यहां पे आओ. अब जो बेटा प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, तो उसका पाथ कुछ यूं है बेटा. सो यू कैन सी द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट. ये बेटा एरिया स्वीप कर रही है. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, मैं मानूंगा किसी मोमेंट पे प्लैनेट यहां. अब प्लैनेट जब ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, हम मानेंगे कुछ देर बाद प्लैनेट यहां पे पहुंचा. इधर आइए बेटा, हैव अ लुक. सो कुछ देर बाद हम मानेंगे प्लैनेट यहां पे पहुंचा है. इसका मतलब यह है ये जो लाइन है बेटा, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट, इसने बेटा ये एरिया स्वीप किया है. दिस एरिया हैज बीन स्वेप्ट. लेट अस सपोज द एरिया स्वेप्ट इज माय डियर ए, और इस एरिया को जो स्वीप करने में टाइम लगा वो टाइम बेटा हम टी मानेंगे. अब यहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी को बेटा इंट्रोड्यूस किया जाएगा. व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज द टर्म? इट इज एरियल वेलोसिटी. हाउ टू डिफाइन, हाउ टू कैलकुलेट द एरियल वेलोसिटी? इट इज सिंपली गिवन बाय बेटा कितना एरिया स्वीप किया गया, दैट इज एरिया स्वेप्ट. और किस एरिया की बात चल रही है? द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट. और उस एरिया को स्वीप करने में या स्वीप होने में कितना टाइम लगा. So aerial velocity can be written as area swept divided by what? Time taken.
अब यहां पे आओ, V aerial is equal to, suppose the area which has been swept is A, और टाइम टेकन जो है बेटा वो क्या है जिगर मेरा, वो T है. Now we are ready for the statement. What is the statement? The statement is, my people, the line ज्वाइनिंग द, या मैं पहले सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बताऊंगा बेटा, जो एक प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी होती है, व्हेन यू से द एरियल वेलोसिटी इट इज एरिया स्वेप्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन. जो एक प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी है बेटा दैट रिमेन्स कांस्टेंट. या और एक तरीका अक्सर आपने अर्लियर क्लासेस में बुक्स पे भी देखा होगा बेटा, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो ये आपका बेटा स्टेटमेंट बनेगा. दो तरीके बताने के, नंबर वन, एरियल वेलोसिटी ऑफ the planet that remains constant. Number two, the line joining the sun and planet that sweeps equal areas in equal intervals of time. So beta, we can say the aerial velocity of the planet that remains, we can say the constant. So ये बेटा आपके पास है statement Kepler second law का. And by the way, जो Kepler second law है इसका और एक नाम भी है. It is also called as law of एरियाज, लॉ ऑफ एरियाज. अच्छा, इस रिजल्ट की न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस है. सपोज इन सम सिचुएशन द एरिया स्वेप्ट इज A1, द टाइम टेकन इज फॉर एग्जांपल T1, and in the another case suppose the area swept is, my dear, A2 and the time taken is for example T2. Area swept are different, time taken will be different, but the ratio will be always same because the ratio of the area swept to the time taken वही तो अपनी aerial velocity है, that remains, my dear, what, constant. चलिए बेटा इसके प्रूफ की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे. Let's move towards the proof of Kepler's second law. Here we go. मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है. दिस इज द पोजीशन ऑफ सन. S stands for sun, my people. And at some moment हम मानेंगे बेटा प्लैनेट कुछ यहां पे है. We call this time interval suppose बेटा T. And after time t plus dt हम जो पोजीशन मानेंगे बेटा प्लैनेट की, that is this one. So this is at an instant t plus dt. इसका मतलब ये है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो टाइम लगा है प्लैनेट को, दैट सिंपली dt. और ये जो ये एरिया स्वीप हुआ है इन द टाइम dt, इस एरिया को बेटा हम मानेंगे dA. अगर बेटा इस लेंथ की बात करेंगे, ये वाली लेंथ, सपोज एट सम मोमेंट द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज v, तो ये वाली लेंथ हम आराम से लिख सकते हैं बेटा v इंटू dt. अब आइए इधर, इफ आई गो थ्रू द एरिया स्वेप्ट दैट इज dA, it can be written as, if the distance of the planet from the sun, that's my dear r, then we can write it as 1 by 2 r cross v dt. Very simple. ये वाली distance, it is v dt. अब यहां पे आइए, what I'm going to do now, we can write it further. dA is equal to, it is 1 by 2 r cross, it's v, sorry, r cross v, और यहां पे हम dt लिख सकते हैं. फिर dt को अगर मैं यहां पे लाना चाहूंगा, सो इट इज dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. यहां पे हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, 1 by 2 एज सच. फिर I'll write down the m in the numerator, I'll write down the m in the denominator where small m is the mass of the planet. और यहां पे आपके पास है बेटा we can say r cross v. अब फर्दर dA by dt, यही तो अपनी बेटा वी कैन से एरियल वेलोसिटी है. इट इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज 2 into m is 2m. Recall one of the relation for the angular momentum, that is m into r cross v. तो ये आपका आएगा बेटा वी कैन से द एंगुलर मोमेंटम l. तो हमें बेटा यहां पे जो एरियल वेलोसिटी है वो मिली बेटा l divided by 2m, where l is the angular momentum, 2 is just a number and small m is the mass of the planet. अब हमें यह दिखाना है बेटा कि L by 2m जो है इट शुड बी कॉन्स्टेंट.
अब इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट क्वांटिटीज को देखा जाए, 2 इज ए नंबर, स्मॉल m इज द मास ऑफ द प्लैनेट, एंगुलर मोमेंटम हमें दिखाना है कांस्टेंट। अब उस पर आइए बेटा, रिकॉल द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जीरो होने के लिए जो टॉर्क होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो। मान लीजिए बेटा, लेट मी गो विथ वन मोर डायग्राम टू मेक इट मोर सिंपल फॉर यू पीपल। यहां पे आइए, सपोज दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये बेटा अपना है, वी कैन से एस फॉर सन, एंड एट सम इंस्टेंट हम मानेंगे बेटा प्लैनेट जो है वो यहां पे है। इफ यू कैलकुलेट द टॉर्क ड्यू टू ग्राविटेशनल फोर्स, one of the relation for torque in magnitude, that is tau, is equal to r into f into we can say the sine of theta. अब यहां पे आइए, जो प्लैनेट पे होगा ग्राविटेशनल फोर्स वो कुछ यूं है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और जो आर वेक्टर है वो कुछ यूं है अपने पास बेटा। इफ यू चेक द एंगल बिटवीन द टू, द आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो थीटा 180 है। So theta is, my dear, 180. If the theta is 180, what's the torque? That's, my people, we can say the zero. So एक बात तो यहां पे कंक्लूड हम कर सकते हैं, that is torque due to gravitational force that is equal to the zero. If the torque due to gravitational force is zero, the angular momentum L is going to remain conserved, or we can say the constant. अगर L beta constant है, L by 2m constant है, और अगर L by 2m constant है, यही L by 2m आपका है aerial velocity के बराबर, it implies the aerial velocity is constant, which is Kepler's second law. So this was about Kepler's second law. Let us switch towards the Kepler's third law. यहां पे आइए बेटा, केपलर्स थर्ड लॉ की जब हम बात करते हैं बेटा, इसका और एक नाम भी है, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ, वी कैन से, पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स भी इसको बोलते हैं। अब यहां पे आइए बेटा, पहले इसका स्टेटमेंट एंड एज यूजुअल इसका प्रूफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स द बोर्ड एग्जामिनेशन। यहां पे आइए, सपोज बेटा ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट प्लैनेट का, एंड दिस इज द मेजर एक्सीस, और मेजर एक्सीस पे बेटा ये एक फोकस जहां पे हम बेटा मानेंगे वी कैन से द सन, ठीक है। इनफैक्ट मुझे इसकी इस वक्त इसकी जरूरत भी नहीं है, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, व्हाट इज दैट, जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सीस है बेटा वो हम मानेंगे बेटा वी कैन से द 2r, और अगर मेजर एक्सीस की लेंथ 2r है, इट इज क्लियर एंड क्रिस्टल एंड सिंपल, इसका जो हाफ बनेगा बेटा, इफ द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सीस इज 2r, देन द सेमी मेजर एक्सीस दैट इज द हाफ ऑफ द मेजर एक्सीस, वो बेटा हमारा r बनेगा। तो ये वाला पार्ट भी जो है ये r है बेटा। अगर हम बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द स्टेटमेंट, अगर पहले हम बेटा स्टेटमेंट की बात करेंगे, केपलर्स थर्ड लॉ बेटा दो क्वांटिटीज को रिलेट करता है। इट गिव्स यू द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज। नंबर वन इज, माय पीपल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज एक्चुअली द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन आप इसको बता सकते हैं बेटा, या सिंपली टाइम पीरियड बता सकते हैं। और किसको रिलेट करता है बेटा, सेमी मेजर एक्सीस, सेमी मेजर एक्सीस। We are ready for the statement. What is the statement? Statement कुछ यूं है बेटा, T for time period या period of revolution, इसका ले लो बेटा स्क्वायर, स्मॉल r stands for semi major axis, इसका ले लो बेटा क्यूब, और इनके बीच में जो रिलेशन है दैट्स माय पीपल डायरेक्ट। मैं इसको ऐसे बेटा स्टेट करूंगा, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड is directly proportional to cube of semi major axis। ये बेटा अपने पास है स्टेटमेंट जो आप अपनी जगह मेंशन कर सकते हो, या ऑलरेडी आपके पास क्लास वर्क या कुछ मटेरियल अवेलेबल होगा जहां पे आपको यही स्टेटमेंट मिलेगा। वंस अगेन दो क्वांटिटीज को रिलेट किया जाएगा। नंबर वन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल उसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी मेजर एक्सिस फ्रॉम द डायग्राम दैट इज सिंपली द स्मॉल r। तो केपलर्स थर्ड लॉ बेटा पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन और सेमी मेजर एक्सिस को रिलेट करता है। व्हाट इज द स्टेटमेंट, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर मैं इसको आगे लेना चाहूंगा बेटा, टी स्क्वायर रिप्लेस द प्रोपोर्शनलिटी बाय इक्वालिटी, देयर सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k, साथ में r का आपका बेटा r क्यूब। यहां पे इसको हम और एक तरीके से भी बेटा स्टेट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट, टी स्क्वायर अपनी जगह रखो, आर क्यू मल्टीपल में है वो चला जाएगा, डिवाइड में ऑन द राइट साइड माय पीपल देयर इज k।
अब देखिएगा बेटा स्टेटमेंट क्या बनने वाला है. व्हाट इज द स्टेटमेंट? द ratio of what? Square of period of revolution to the cube of semi major axis, that is always we can say the constant. ये बेटा आपके पास है we can say और एक तरीका Kepler's third law को स्टेट करने का. what is it? Ratio of square of period of revolution to the क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज ऑलवेज कांस्टेंट. इसका क्या कंक्लूजन लेगा? मान लीजिए बेटा कोई प्लैनेट है आपके पास, उसका टाइम पीरियड है t1 विद द स्क्वायर, उसकी सेमी मेजर एक्सिस है r1 विद द क्यूब. आपके पास कोई और प्लैनेट है विद द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t2, साथ में आपका स्क्वायर और r उसकी सेमी मेजर एक्सिस वो r2, साथ में आपका क्यूब. माय पीपल, द लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस कैन बी डिफरेंट, r1 एंड r2, टाइम पीरियड्स विल बी डिफरेंट, बट ये रेशो हमेशा बेटा बराबर होगा. और प्रूफ में हम आपको दिखाएंगे बेटा कि ये t1 ये टी स्क्वायर बाय आर क्यूब किसके बराबर होता है. एंड मोर इंपॉर्टेंट वो क्वांटिटी है दैट इज सेम और वी कैन से इक्वल फॉर ऑल द प्लैनेट्स. तो ये आपका बेटा स्टेटमेंट बन गया. जरा इसके प्रूफ पे आइए बेटा. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रूफ, जब हम बेटा प्रूफ की बात करते हैं, लेट अस एज्यूम द ऑर्बिट टू बी सर्क्यूलर. ये बेटा आइए इधर, मान लीजिए यहां पे बेटा है वी कैन से दी एस फॉर सन विद द मास कैपिटल एम, और ये है बेटा अपने पास पी फॉर प्लैनेट, और ये डिस्टेंस बेटा हम मानेंगे आर, और प्लैनेट का मास बेटा स्मॉल एम. The centripetal force will be provided by the gravitational force gmm by r square is equal to, it is providing you the centripetal force that is mv square by we can say the r. अब यहां से बेटा v को हिट कर सकते हैं. देन टाइम की एक बेसिक इक्वेशन, मैं इनफैक्ट दो तरीके दिखाऊंगा इसको प्रूव करने के. यहां से बेटा स्मॉल एम एंड स्मॉल एम कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, एक और स्क्वायर भागेगा. यू आर लेफ्ट विथ माय डियर v स्क्वायर इज इक्वल, यहां पे v स्क्वायर बचा और यहां पे आपका बचा बेटा gm डिवाइड बाय स्मॉल r. दिस द एक्सप्रेशन फॉर वी कैन से द v स्क्वायर. अब यहां पे आओ, टाइम को कैलकुलेट करने का तरीका, डिस्टेंस कंप्लीटेड इन द वन रेवोल्यूशन 2 पाई आर डिवाइड बाय वी कैन से द v. लेकिन हमें बेटा स्टेटमेंट में चाहिए टाइम पीरियड का स्क्वायर. दैट्स व्हाई मैं इस इक्वेशन की करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. t का स्क्वायर बनेगा t स्क्वायर इज इक्वल 2 पाई आर का बनेगा बेटा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर. इन द डिनोमिनेटर कैन यू हेल्प मी, इट इज v का स्क्वायर वो बनेगा gm बाय r. सो आई वुड लाइक टू यूज अ डिफरेंट कलर. इट इज gm बाय वाला r यहां पे अपीयर होगा. The game is almost closed. It is t square is equal to 4 pi square by gm. R square into r is my dear r cube. 4 pi square by gm is constant. 4 is just a number, pi is number, capital G is universal gravitational constant, and capital M is the mass of the sun. So I can put it as t square is equal to 4 pi square by gm can be replaced by some constant k, साथ में आपका r cube आएगा. So the conclusion is very simple. t square is proportional to r cube, जो कि आपका है बेटा Kepler's we can say the third law. अब यहां पे कंपैरिजन करो, proportionality constant k that is equal to 4 pi square by gm. You can see my dear this is going to be the same for all planets, same for all planets. आप देख सकते हैं बेटा k proportionality constant 4 pi square by gm, it is independent of the parameters of the planet. 4 pi capital G are constants, numerical constants my dear, and capital M जो है वो है बेटा mass of the sun which is also the constant. It is same for all planets. This was from your Kepler's third law. I was saying that there is one more way to prove it. What is that? G capital M small m by r square will provide you the required centripetal force, and there is one more way of writing the centripetal force. What is that? mv square m omega square r. इससे पहले हमने यूज किया mv square by r, लेकिन ओमेगा खुद होता है बराबर बेटा 2 pi by t. तो यहां पे आपको कुछ खास सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है. जैसे वहां पे हमने पहले v निकाला फिर t निकाला, तो यहां पे ओमेगा की जगह ये पार्ट पुट करके t डायरेक्ट आएगा. पहली बात स्मॉल m एंड स्मॉल m कैन बी न्यूट्रलाइज्ड. यू आर लेफ्ट विद द gm बाय r स्क्वायर. ऑन दिस साइड ओमेगा आपका है 2 पाई बाय टी, लेकिन ओमेगा का स्क्वायर है वो आएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और यहां पे आपको स्मॉल आर मिला. चलिए बेटा लेट अस फिनिश इट प्लीज, हैव अ लुक. टी स्क्वायर को यहां पे लाओ, जीएम को नीचे लाओ, तो यह आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर. तो जीएम यहां पे डिनोमिनेटर में आया,
यहां पे बचा आर स्क्वायर और यहां पे आर है, ये वहां जाएगा मल्टीपल में, आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज आर क्यूब. आई थिंक द गेम इज ओवर. टी स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर बाय जीएम इज कांस्टेंट के, साथ में आपका आर क्यूब, एंड यू कैन मेक द कंक्लूजन दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. दैट इज योर Kepler's third law. चलिए बेटा, one more important question we can take care of, and this is one of the important, there are good chances of this question. Define escape velocity, derive the expression for it. आइए बेटा इधर, have a look. मान लीजिए ये हमारे पास बेटा कोई प्लैनेट है. दिस इज द प्लैनेट. द मास ऑफ द प्लैनेट इज कैपिटल M एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज, माय डियर, वी कैन से द कैपिटल R. अब यहां पे आइए, अगर हम बेटा एक पार्टिकल लेंगे छोटा सा जिसका मास है बेटा वी कैन से द स्मॉल m. अगर हम बेटा इसको कुछ वेलोसिटी देंगे तो प्लैनेट जो है ये सरफेस से या अर्थ की सेंटर से कुछ हाइट तक जाएगा. इसकी वेलोसिटी विद टाइम कम होती जाएगी, कुछ हाइट अटेन करेगा, वापस आएगा. इफ वी विल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, या वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ द हाइट, ये ज्यादा हाइट अटेन करेगा. एंड इफ वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हाइट रीच्ड विल बी ग्रेटर. एक ऐसी वेलोसिटी बेटा हमें मिलेगी कि जब हम उतनी वेलोसिटी देंगे बेटा, पार्टिकल जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करेगा, वो एस्केप करेगा, वो वापस नहीं आएगा बेटा. वो मिनिमम वेलोसिटी आप दे रहे हो, सच दैट द पार्टिकल गेट्स एस्केप्ड एंड नेवर रिटर्न्स बैक, दैट वेलोसिटी इज व्हाट वी कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी. सो आई कैन राइट द डेफिनेशन फॉर यू पीपल. द मिनिमम वेलोसिटी, given to the body such that it gets escaped, and never returns back. Never returns back is called escape velocity. This is the definition. The next part is, my people, इसकी डेरिवेशन या एक्सप्रेशन. आइए बेटा इधर, हैव अ लुक. मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है बेटा. दिस इज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड द मास ऑफ द प्लैनेट इज, वी कैन से द कैपिटल M. ये डिस्टेंस आपकी बेटा वी कैन से द कैपिटल R. हम यहां पे एक बॉडी को बेटा थ्रो कर रहे हैं with the velocity ui, which is in fact the escape velocity ve. अब क्वेश्चन है बेटा एस्केप करने का मतलब, अब इस पे ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा, और थ्योरेटिकली जो फील्ड है बेटा वो कहां तक लिया जाता है. द आंसर इज, माय डियर, अप टू इन्फिनिटी. मान लीजिए ये हमारी बेटा जो वी कैन से लेवल है, दिस इज माय डियर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो हमें बॉडी को बेटा यहां पे पहुंचाना है, इन्फिनिटी तक पहुंचाना है. अब आइए बेटा इधर, the requirement for we people is the expression for escape velocity. हम यूज करेंगे बेटा conservation of mechanical energy. I'll write down using conservation of mechanical energy. What is that? Mechanical energy on the surface will be equal to mechanical energy at infinity. बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो सरफेस वाला ही केस आपको मिलेगा. आप एक बॉडी को एस्केप करवाना चाहते हो और उसको सरफेस से थ्रो करते हो. बट अगर आप नीट और जेई की बात करेंगे, जरूरी नहीं है बेटा एक बॉडी को हमेशा आपको एस्केप करवाना होगा फ्रॉम द सरफेस. इट कैन बी फ्रॉम सम हाइट, इवन इट कैन बी एट सम पॉइंट, फ्रॉम सम पॉइंट विच इज इनसाइड द अर्थ. तो कोई अलग प्रोसीजर नहीं होगा. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फर्क सिर्फ इतना, इन दैट वेरी केस मैकेनिकल एनर्जी ऑन सरफेस के बजाय मैकेनिकल एनर्जी एट दैट पॉइंट. अब यहां पे आओ, mechanical energy is the sum of kinetic and potential. So I can write down the kinetic at surface plus potential at surface is equal to kinetic energy at infinity plus potential energy at infinity. अब यहां पे आओ, potential energy at infinity is taken as, we can say, the zero. Very simple. Kinetic energy at infinity वो भी हम जीरो लेंगे. रीजन, हम चाहते हैं बेटा कि बॉडी सिर्फ एस्केप करे.
ऐसा नहीं कि बॉडी एस्केप भी करे उसके बाद भी उसमें कुछ वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट रहे. वी आर ओनली इंपार्टिंग, मैंने मेंशन किया यहां पे बेटा, अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे, द मिनिमम वेलोसिटी, हमने सिर्फ उतनी वेलोसिटी दी है बेटा कि ये एस्केप करे. ऐसा नहीं हो कि बेटा कि इन्फिनिटी पे भी पहुंचे और उसके बाद भी इसमें काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी प्रेजेंट रहे. सो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी इज विल बी ऑल्सो टेकन एज जीरो. अब यहां पे आओ, काइनेटिक एनर्जी एट सरफेस 1/2m, द वेलोसिटी गिवन इज द एस्केप वेलोसिटी, दैट इज 1/2 वे एस्केप स्क्वायर, प्लस रिकॉल द ग्राविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल सिस्टम माइनस जी m1 m2 by r. सो इट इज माइनस जी m1 की जगह मास ऑफ द अर्थ, m2 की जगह मास ऑफ द बॉडी, डिवाइडेड बाय इनके बीच का सेपरेशन व्हेन दे आर ऑन द सरफेस, दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड ऑन दिस साइड k infinity 0, u infinity 0, इट इज 0 ओनली. तो यहां पे आइए, आई कैन पुट इट एज 1/2 वी एस्केप स्क्वायर, माइनस वाली क्वांटिटी को यहां पे लीजिए तो प्लस जी एम एम बाय कैपिटल आर आएगा. अब यहां पे आओ, हैव अ लुक, स्मॉल एम एंड स्मॉल एम कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, 2 को वहां पे लाओ तो ये बनेगा बराबर बेटा, ऑन दिस साइड यू आर लेफ्ट विद द वी एस्केप स्क्वायर ओनली, तो 2 को वहां पे लिया, दैट इज 2 इंटू जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाय द आर, या वी एस्केप आएगा बराबर बेटा, स्क्वायर को यहां पे लाओ, रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय द कैपिटल आर. ये अपने पास, दैट्स इट. सो दिस द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? Escape velocity, root of 2gm by r. I would like to write down the expression again. V escape is equal to root of 2gm divided by the r. It is clear that the escape velocity depends on the mass of the planet, escape velocity depends on the radius of the planet, and escape velocity does not depend on the mass of the body, and it does not depend on, आप कहीं पे थीटा नहीं देख रहे हो बेटा, it does not depend upon the angle of projection. अच्छा, what else? I would like to add, in terms of small g, there are good chances कि ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर भी पूछा जाए तो और ट्रीटमेंट आप दे सकते हो. in terms of small g, यहां पे आइए, वी नो स्मॉल जी होता है बराबर बेटा gm by r स्क्वायर, फ्रॉम विच यू कैन एक्सट्रैक्ट अपना gm आएगा बराबर, इट इज gr स्क्वायर. इधर आइए बेटा, v escape इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm, gm के बदले बेटा gr स्क्वायर डिवाइड में बेटा वी कैन से द r. अब यहां पे आओ, हैव अ लुक माय पीपल, एक और स्क्वायर भागेगा, यू आर लेफ्ट विद द एस्केप वेलोसिटी एज रूट ऑफ 2g capital R, root of 2gr. So this is the expression for escape velocity in terms of small g. और अगर अर्थ की बात करेंगे बेटा, for earth if you will substitute the value of the small g as the 9.8, radius of earth as the 64 lakh, हमें अर्थ के लिए escape velocity मिलती है बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. और जब किसी बॉडी को escape करवाना हो बेटा, we impart the velocity greater than this to overcome the resistance. So this is from the gravitation part, जिसमें हमने बेटा maximum जो भी जिन क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी थोड़ी सी नजर होनी चाहिए बेटा ग्राविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे, मुझे लगता है वो काफी रहेगा. और यू कैन हैव अ लिटिल एडिशन ऑफ वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्राविटेशन. इन 2 क्वेश्चंस पे आपकी नजर होनी चाहिए, प्लस द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर. वी हैव डिस्कस्ड इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, प्लस केपलर सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, स्टेटमेंट प्लस प्रूफ, एंड द एस्केप वेलोसिटी. सो दिस इज from the gravitation. Thank you. Stay blessed.